हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यू देखने वाले हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रैक्स कैन ओकर इन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के अंदर कितने तरह के क्रैक्स ओकर होते हैं। बिल्डिंग के अंदर जो होते हैं दो तरह के क्रैक्स ओकर होते हैं। एक होता है मूविंग क्रैक्स और दूसरा होता है नॉन मूविंग क्रैक्स। ठीक है, नॉन मूविंग क्रैक्स। मूविंग क्रैक जो होता है किस किस चीज़ की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव वाटर की वजह से हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा वाटर हमने अगर कंक्रीट में हमने डाल दिया, और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट या क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, सीमेंट हमने कम कर दिया, या क्यूरिंग, या जितना हमने प्रॉपर क्यूरिंग नहीं किया, जितना हमें टाइम क्यूरिंग करना था उसकी वजह से। तो इन तीनों की वजह से जो इसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वहाँ पे कंक्रीट क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। कितना इसकी विड्थ होती है श्रिंकेज लेस देन जो होती है 1 mm होती है। ठीक है, बहुत ही सैलो क्रैक्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और नॉन मूविंग क्रैक्स क्या होते हैं। नॉन मूविंग क्रैक्स जो हो सकता है ये कहीं भी डेवलप हो सकता है। ये किसकी वजह से होता है, ये एक्सेसिव लोड की वजह से होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड, अगर किसी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो वहाँ पे उस तरह के क्रैक्स, नॉन मूविंग क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम इसमें और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्रीप क्या होता है इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। क्रीप जो होता है वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में ये जो होता है, इस क्रीप जो है शो करता है क्या, स्मॉल डिफॉर्मेशन ड्यू टू परमानेंट ऑफ कॉन्क्रीट लोडिंग। परमानेंट जो भी हमारे स्ट्रक्चर का हमारे स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसका जो भी लोड आ रहा है, परमानेंट लोड जो आ रहा है, या उसको हम कह सकते हैं डेड लोड की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन हमें बिल्डिंग में देखने को मिलते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रीप के नाम से जानते हैं। ये क्रीप्स जो होता है ये बहुत टाइम बाद होता है, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल, बहुत टाइम डिपेंडेंट होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कब इसका कोई फिक्स नहीं है किस टाइम हमें क्रीप जो है देखने को मिलेगा। मान लीजिए क्रीप भी जो होता है कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है, एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है, ये मान लीजिए कोई हमारा बीम्स है, बीम के अंदर हमने लोड लगाया, कोई भी कुछ भी मान लीजिए बीम के हमने लोड लगाया, तो बीम जो है हल्का सा हमारा क्या करेगा, जो बेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने लोड लगा दिया। अभी फिर हमने क्या किया, लोड को हमने रिमूव कर दिया। लोड जैसे हमने हटाया तो बीम जो है क्या करनी चाहिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आनी चाहिए। अगर बीम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने, लोड को क्या किया हमने, अप्लाई किया, लोड लगाया, तो उसके बाद जो है हमने कुछ टाइम के बाद लोड को हमने रिमूव किया, तो बीम जो भी स्ट्रक्चर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में नहीं आ पाता। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक्स डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हो सकता है ये डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन वाटर, और क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जो इसका क्रीप जो किसकी वजह से हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से होता है, और दूसरा होता है डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्रीप इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीज कब करेगा, जब हम डिक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रीप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कंट्रोल कोरोजन कॉन्क्रीट विद कैसे हम कोरोजन कॉन्क्रीट का
कंट्रोल करेंगे। ये मान लीजिए कोई हमारी बीम है, बीम के अंदर हमने क्या ये प्रोवाइड किया है, ये हमने बार स्टील जो प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड किया है। स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर इसकी परमिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर जो है आ जाएगा या कोई और केमिकल्स कुछ भी वाटर अगर इसके अंदर क्या करेगा, वाटर अगर इसके अंदर आ जाएगा तो हमारी जो स्टील है इसको क्या करेगा, कोरोड कर देगा। उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कोरोजन्स हो जाएगा। तो कोरोजन्स हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे फेलियर्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी कंक्रीट की जो है क्या करनी पड़ेगी, परमिबिलिटी जो है बहुत कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, परमिबिलिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द एनी मीडियम। ठीक है, तो अगर परमिबिलिटी इसकी बहुत कम रहेगी तो इसमें से कोई वाटर्स या कोई हार्मफुल सब्सटेंस इसके अंदर क्या होगा, नहीं आ पाएगा तो कंक्रीट हमारी सेफ रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑफ कोरोजन इन कंक्रीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमिबिलिटी जो है हमें कम रखनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द मेन रीजन फॉर क्रैक्स इन मेसनरी जॉइंट में जो क्रैक्स आता है वो किसकी वजह से आता है, वो जो आता है मॉइस्चर्स की वजह से आता है, सल्फेट, मैग्नीशियम या सोडियम। ये जो हमारा मेसनरी जॉइंट में जो क्रैक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, सल्फेट की वजह से आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शियर क्रैक्स बिटवीन द मेन वाल्स एंड क्रॉस वाल। ये कोई हमारी मेन वाल आ रही है, यहाँ पे हमें क्रॉस वाल्स लगानी है। तो यहाँ पे शियर क्रैक्स देखने को मिलता है। उस क्रैक्स को हम कैसे सही करेंगे, उस क्रैक्स को हम सही करने के लिए जो हमारा वाल है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टूथिंग करते हैं। वाल का कुछ स्ट्रक्चर हम इस तरह बना देते हैं जिससे ये ऐसे करके हम अपनी वाल बना देते हैं। तो यहाँ पे जब हम जो इस वाल को दूसरी वाल जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रैक्स, वहाँ पे शियर क्रैक्स नहीं डेवलप होगा। अगर हम सीधे बना देंगे तो वहाँ पे शियर क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग जो है, अब जब हम यहाँ पे दीवार अपनी ये क्रॉस वाल बनाएंगे तो यहाँ पे जो होगा बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। जब बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, शियर क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं टूथिंग बोलते हैं। ठीक है, तो विच IS कोड गिव्स डिटेल्स अबाउट टर्माइट का मतलब क्या होता है, दीमक वगैरह आपने देखा होगा, घरों में दीमक जब लग जाता है तो यहाँ से क्या होता है, दीमक लग जाता है तो उसको हम क्या बचाने के लिए उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह हम यूज करके उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह आप देखते हैं घरों में, देखते होंगे कभी छूटता रहता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दीमक लग जाता है। जब दीमक लग जाएगा तो उसकी वजह से जो हमारा IS कोड है उसको कुछ IS कोड ने उसका कुछ सोल्यूशन बता रखा है। आपको ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा कोड हम यूज करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा कोड है IS 6313 जो है हम यूज करते हैं फॉर टर्माइट प्रूफिंग के लिए। ठीक है, टर्माइट प्रूफिंग मतलब दीमक से बचाने के लिए। तो ये हमारा 6 का कौन सा आंसर रहा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीक्स इन द पिच्ड रूफ में बी केस्ड बाय। ये किसकी वजह से होता है, पिच्ड रूफ कुछ इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा होगा पिच्ड रूफ। ये किसकी वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर स्लोप्स की वजह से हो, तो अनफिनिश्ड रूफ एंड वॉल जंक्शन डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रूफ, हैवी विंड। ये जो होता है लीक जो होता है पिच्ड रूफ में हैवी विंड की वजह से होता है। और ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए रहे, ये जो तीनों ऑप्शन है ये प्लेन रूफ की वजह से होता है। ठीक है, प्लेन रूफ में ये सब होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर। द केमिकल हेप्टेचलर इन एंटी टर्माइट प्रूफिंग हैज़ कॉन्सेंट्रेशंस बाई वेट। जो हम केमिकल यूज करते हैं एंटी टर्माइट प्रूफिंग के लिए, वो हम कितना कंसंट्रेशन जो लेते हैं, कितना कंसंट्रेशन बाई वेट हम कितना लेते हैं। जो हम कंसंट्रेशन बाई वेट लेके चलते हैं 0.50% हम
लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Desiccants are chemicals that are used to remove moistures from the air। ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव मॉइस्चर को रिमूव करता है फ्रॉम द, कहाँ से, एयर से, रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, डिसिकेंट्स। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए बिल्डिंग्स टू प्रोवाइड ultimate comfort to occupants can be used ultimate comfort to occupants can be used। क्या यूज करेंगे हम, ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है, जो भी बिल्डिंग को यूज कर रहा है, जैसे मैन मेड जो हम लोग क्या है बिल्डिंग को यूज करते हैं, तो उसके कंफर्ट के लिए हम टू प्रोवाइड अल्टीमेट कंफर्ट के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एसी, HVAC, वेंटिलेटर, या HAC। HVAC इज यूज टू बिल्डिंग प्रोवाइड अल्टीमेट कंफर्ट टू ऑक्यूपेंट। जो हमारा HVAC जो होता है, ये जो होता है प्रोवाइड करता है अल्टीमेट कंफर्ट टू ऑक्यूपेंट को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे HVAC का क्या फुल फॉर्म होता है, हीटिंग वेंटिलेशंस एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेस्ट कंफर्ट कौन सा प्रोवाइड करता है, HVAC। ठीक है, तो हमारा 10 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IAS कोड्स गिव्स डिटेल्स अबाउट एलिवेटर। एलिवेटर्स, कौन सा IAS कोड जो है एलिवेटर्स के बारे में डिटेल्स बताता है। तो यहाँ विच IAS कोड्स गिव्स डिटेल्स अबाउट एलिवेटर्स। एलिवेटर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट वगैरह जो होता है, लिफ्ट। तो वो कौन सा कोड बताता है, वो जो हमारा कोड नंबर है IAS 14665 गिव्स डिटेल्स अबाउट द एलिवेटर्स। इट स्पेसिफाई, क्या बताता है, स्पेसिफाइज द नंबर है, कितने नंबर्स के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, नंबर्स है, और कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर एंड नंबर ऑफ फ्लोर। कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर बताएगा, और नंबर ऑफ फ्लोर कैन बी सर्व। ठीक है, कितने फ्लोर तक हम इसको यूज कर रहे हैं, ये सब के बारे में इसकी डिटेल जो IAS कोड बताता है, वो कोड का नाम है IAS 14665। एक तो क्या बताएगा, ये नंबर बताएगा। ठीक है, और क्या बताएगा, कैपेसिटी बताएगा कितनी हो सकती है इसकी, और उसकी क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IAS कोड्स गिव्स डिटेल अबाउट एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है, क्या होता है, लिफ्ट होता है। ठीक है, लिफ्ट IAS कोड जो हमारा कौन सा बताता है, IAS 4665। ये क्या क्या चीज़ें बताता है, एक बताएगा आपका जो है स्पेसिफिक, इट स्पेसिफाइज क्या क्या करता है, नंबर। ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ एलिवेटर, जो लिफ्ट होगी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, एंड नंबर ऑफ फ्लोर, कितने नंबर ऑफ फ्लोर के लिए आप किस कैपेसिटी की एलिवेटर यूज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो बताई जाती है IAS कोड 14665 में बताई जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्लोप ऑफ ए रैम्प शुड नॉट बी मोर देन। जो हम रैंप बनाते हैं, रैंप आप लोगों ने देखा होगा, रैंप कहाँ पे बनाया जाता है, रैंप जो हम बनाते हैं फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं, या जो एजेड
एजेड पर्सन होते हैं, उनके यूज करने के लिए हम रैंप का यूज करते हैं। अस्पताल या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बने रहते हैं, तो उसका स्लोप जो होता है उस वहाँ पे हम जो ढलान देते हैं, ये स्लोप जो हम देते हैं कितना देते हैं, वो हम जो ढलान जो देते हैं वहाँ पे 1/15 का ढलान हमें देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कोड कह रहा है, तो ये सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेंटिलेशंस आर देयर। वेंटिलेशन कितने तरह के होते हैं? वेंटिलेशंस जो होते हैं, वेंटिलेशन जो है होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास, पहला नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन। दूसरा होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, और तीसरा होता है मिक्स्ड मोड वेंटिलेशन, इसी को हम हाइब्रिड वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फायर डिटेक्टर कैन नॉट डिटेक्ट, फायर डिटेक्टर जो होता है वो कैन नॉट डिटेक्ट, क्या नहीं डिटेक्ट कर सकता? फायर डिटेक्टर जो होता है रेडिएशन डिटेक्ट कर सकता है, हीट डिटेक्ट कर सकता है, स्मोक डिटेक्ट कर सकता है, जो लाइट होता है वो नहीं डिटेक्ट कर सकता। ठीक है, तो हमारा 14 का कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेटिंग द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट द, while calculating the handling capacity of lift the weight of a person is taken as। जब हैंडलिंग कैपेसिटी हम लिफ्ट की करते हैं तो उसमें जो है वेट ऑफ द पर्सन हम कितना लेके चलते हैं। जब हम हैंडलिंग कैपेसिटी करते हैं तो हम वेट ऑफ द पर्सन जो लेके चलते हैं वो 68 किलोग्राम होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? फॉल होगा। ठीक है, ये गलत होगा, आप लोगों को याद करना है 68 किलोग्राम होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीपीएम स्टैंड फॉर, डीपीएम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीएम का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? डैम प्रूफ मटेरियल, या डैम प्रूफ मिक्स, या डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, या डैम प्रूफ मेंबर, या डैम प्रूफ मेम्ब्रेन। तो हमारा जो होगा डैम प्रूफ मेम्ब्रेन। वैसे एक डीपीसी होता है, डीपीसी का होता है डैम प्रूफ कोर्स होता है। ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स, ये दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द सॉइल इज ड्राई डीपीसी फॉर ग्राउंड फ्लोर कॉन्सिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ मेटल्स प्रोवाइड करेंगे, कोर्स सैंड प्रोवाइड करेंगे, फाइन सैंड करेंगे। अगर हमारी जो सॉइल है कैसी है? ड्राई सॉइल है, तो डीपीसी फॉर ग्राउंड के लिए जो हम डीपीसी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम कोर्स सैंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर होगा। डीपीसी क्या फुल फॉर्म क्या होगा? डैम प्रूफ कोर्स। ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये प्लिंथ लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? मॉइस्चर्स को, डैम्पनेस को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अपनी बिल्डिंग को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी डीपीसी के क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं वहाँ पे डिटेल में इसका समझा दूंगा। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैम्पनेस स्प्रेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ओनली। डैम्पनेस क्या अपवर्ड ही होता, डैम्पनेस जो होता है अपवर्ड ही होता है या ग्राउंड ओनली? तो यहाँ पे जो होता है डैम्पनेस जो होता है हमारा, वो जो होता है अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। ठीक है, डैम्पनेस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर, नमी जो होती है हमारे, अगर हम डीपीसी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे स्ट्रक्चर्स में जो डैम्पनेस होगी या नमी होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है। थ्रो किसके कैसे जाएगी? थ्रो कैपिलरी एक्शंस के द्वारा। ठीक है, कैपिलरी एक्शंस के द्वारा अपवर्ड भी जा सकती है और डाउनवर्ड भी जा सकती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एट रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी आर प्रोवाइडेड। रूफ स्लैब लेवल की हम बात कर रहे हैं, रूफ की बात कर रहे हैं। स्लैब लेवल पे वहाँ पे टाइल्स प्रोवाइड करेंगे, कंक्रीट, पीसीसी या रबर सीट प्रोवाइड करेंगे। तो रूफ स्लैब लेवल पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? टाइल्स प्रोवाइड करते हैं।
आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो रूफ के ऊपर जो हम टाइल्स लगा देते हैं, किसकी वजह से क्यों लगाते हैं, वो डैम नमी से बचने के लिए, ठीक है। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीपीसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, डीपीसी मटेरियल जो है कितनी तरह का होता है। डीपीसी मटेरियल जो होता है हमारा 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल। दूसरा होता है सेमी रिगिड मटेरियल, और तीसरा होता है रिगिड मटेरियल, ठीक है। फ्लेक्सिबल मटेरियल में क्या आता है? प्लास्टिक्स वगैरह जो हम यूज करते हैं ये इसमें आ जाता है, ठीक है। और रिगिड मटेरियल में जो होता है आरसीसी, जो सीमेंट और कंक्रीट जो हम यूज करते, सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं। और सेमी रिगिड मटेरियल में जो आता है हमारा एस्फाल्ट जो होता है हमारा एस्फाल्ट, वो किस में आता है? सेमी रिगिड मटेरियल में आता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा आंसर होगा इसका? ए इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियल शुड आइडियली बी फ्लेक्सिबल वेयर डिफरेंशियल थर्मल होगा, जहाँ पे थर्मल मोमेंट हो रहा है या टेम्परेचर जहाँ पे चेंज हो रहा है, वहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल मटेरियल हम यूज वहाँ पे करते हैं। क्यों यूज करते हैं वहाँ पे? इसलिए यूज करते हैं वहाँ पे क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस, वहाँ पे क्रैक वगैरह बहुत कम, क्रैक वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम वहाँ पे अगर रिगिड मटेरियल यूज़ कर लिए, वहाँ पे रिगिड फ्लेक्सिबल मटेरियल हमने रिगिड मटेरियल यूज़ कर लिया, उससे क्या होगा? तो वहाँ पे क्रैक्स हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए बेस्ट कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पे डिफरेंशियल थर्मल मूवमेंट ओकर हो रहा हो। तो हमारा 22 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी रिगिड डीपीसी मटेरियल। सेमी रिगिड डीपीसी मटेरियल कौन सा है हमारा? सेमी रिगिड डीपीसी मटेरियल जो है प्लास्टिक सीटिंग है, सीमेंट कंक्रीट है, एस्फाल्ट है या स्टोन। जो हमारा सेमी रिगिड डीपीसी मटेरियल है वो कौन सा? एस्फाल्ट इज ए सेमी रिगिड डीपीसी मटेरियल, ठीक है। और सीमेंट कंक्रीट कौन सा? रिगिड मटेरियल है। और हमारा प्लास्टिक्स कौन सा है? वो फ्लेक्सिबल मटेरियल है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर डीपीसी एट प्लिंथ लेवल विच ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट्स यूज। डीपीसी जो है यूज करते हैं प्लिंथ लेवल पे। डीपीसी क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स होता है। क्यों करते हैं हम? ये मान लीजिए कोई हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर्स बनाए, ये बनाया हमने, ये हमारा क्या है? फाउंडेशन है। अब हमने यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर हमारा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये क्या है? वाल बना दिया। फिर यहाँ पे हमें डीपीसी, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हमें क्या डीपीसी हमें प्रोवाइड करते हैं। या फिर हम यहाँ पे सीटिंग्स करते हैं प्लास्टिक्स वगैरह, या हम आरसीसी ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में हम क्या करते हैं? आरसीसी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए करते हैं जो यहाँ पे जो हमारी सॉइल है, सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? मॉइस्चर जो है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन जब यहाँ पे डेवलप होगा, उसकी वजह से मॉइस्चर्स क्या होगा? ऊपर जाएगा। जब ऊपर फ्लो करेगा उसकी वजह से यहाँ पे अगर हमने डीपीसी नहीं प्रोवाइड करेगा तो हमारे बिल्डिंग्स में क्या होगा? नमी देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जगह वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है? बिल्डिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमारा प्लास्टर वगैरह क्या है वहाँ पे, वहाँ प्लास्टर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। डीपीसी फॉर डीपीसी एट प्लिंथ लेवल विच ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। डीपीसी जो है हम प्लिंथ लेवल पे ही करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम डीपीसी नहीं करेंगे तो ये हमारा फाउंडेशंस है, यहाँ पे हमें डीपीसी करना पड़ता है। इसलिए करते हैं जो भी यहाँ सॉइल के अंदर जो भी नमी मौजूद है या भी जो भी वाटर मौजूद है, वो जो है कैपिलरी एक्शंस के द्वारा ऊपर ना फ्लो करे। अगर ऊपर फ्लो करेगा तो हमारा क्या होगा? बिल्डिंग्स को हमें नुकसान होगा, जिसमें हमें प्लास्टर वगैरह हम देखते हैं वहाँ पे नमी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे पपड़ी वगैरह, जैसे हम प्लास्टर देखने पपड़ी छूट जाता है, वो किसकी वजह से होता है? ये प्रॉपर डीपीसी अगर हम नहीं प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में तो हमें नमी देखने को मिल जाती है कहीं कहीं बिल्डिंग में, ठीक है। तो हमें इसलिए हमें डीपीसी प्रोवाइड करना पड़ता है। डीपीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? डैम्प प्रूफ कोर्स।
ठीक है। तो एम जो हम प्लिंथ लेवल पे जो हम प्रोवाइड करते हैं M15 का ग्रेड प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए रेशियो कितना होता है M15 के लिए 1:2 1:2:4, ठीक है, इज यूज करते हैं। और इसमें जो है M15 के लिए जो हम थिकनेस ऑफ डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए, थिकनेस जो होती है 38 से लेके 50 mm4 किसके लिए M15 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं चैप्टर नंबर 8 के। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आप कृपया आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।